दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट। बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी सीरीज में डाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसका आज ये तीसरा क्लास है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी चैप्टर 17, पेज नंबर 272 273 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमने पढ़ा था ये लैरिंग्स, और लैरिंग्स का ओपनिंग क्या कहलाता है? ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस का जो ढक्कन है, जो लिड है, ये क्या कहलाता है? एपिग्लॉटिस। उसके बाद ये ट्रेकिया और विंड पाइप, जिसमें सी शेप डॉर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। और ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर आकर दो ब्रांच में इसका स्प्लिटिंग होता है, और ये ब्रांचेस क्या कहलाता है? ब्रोंकस। ब्रोंकस का ब्रांच क्या कहलाता है? ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स एल्वेलाई में खत्म हो जाता है। इसके बारे में हमने बात किया था। फिर देखो, हमने फिजियोलॉजी के बारे में बात किया था, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने बात किया था। इसमें हमने बात किया था कि सबसे पहले ये हमने बात किया, ये हमने बनाया लंग्स, और लंग्स का यूनिट एल्वेलाई, और एल्वेलाई की बॉल में पाया जाता है ब्लड। तो सबसे पहले एल्वेलाई के लेवल पर एल्वेलाई की ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में जाएगी, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर कहां जाएगा? एल्वेलाई में। ये पहला एक्सचेंज, ये पहला एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद ये ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहां जाएगा? हार्ट। फिर कैरोटिकोसिस्टमिक एओर्टा से होता हुआ कहां जाएगा? ये जाएगा ऑर्गन में, और ऑर्गन में टिश्यू के चारों तरफ क्या पाया जाता है? ब्लड और लिम्फ। तो वहां पर ये ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा? ये टिश्यू के चारों तरफ पाए जाने वाले ब्लड में पहुंचेगा, और यहां पर एक्सचेंज होगा। ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू में आ जाएगा, और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाएगा? ये टिश्यू के चारों तरफ पाए जाने वाले लिम्फ में पहुंच जाएगा, और लिम्फ से होता हुआ, ये बेन से होता हुआ ये कहां जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बेन में पहुंचेगा। बेन के बाद ये कहां जाएगा? वेना केवा में जाएगा, और वेना केवा से होता हुए हार्ट में जाएगा, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुए लंग्स में पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर एक्सचेंज का दो साइड, एक तो लंग्स और एक टिश्यू। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज के बारे में। अभी जो हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज के बारे में, तो अगर मैं ये ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट को छोड़ दूं, तो पहला जो एक्सचेंज होना है वो कहां होना है? लंग्स में होना है। और लंग्स के एल्वेलाई की ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करना है, और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेलाई में एंटर करना है। उसी तरह से सेकंड एक्सचेंज कहां होना है? ये टिश्यू में होना है। टिश्यू के चारों तरफ पाए जाने वाले ब्लड और लिम्फ की ऑक्सीजन को टिश्यू में एंटर करना है, और टिश्यू के कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में एंटर करना है। कुल मिलाकर ये दो एक्सचेंज होना है, और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन दोनों एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बात कर ले एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा, साइट फॉर एक्सचेंज एल्वेओलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, and exchange of gases also occurs between blood and tissue। ये बात आपको याद रखना है, ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। फिर उसके बाद बात किया है कि फैक्टर फॉर एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द साइड वाइज सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। गॉट इट माय पॉइंट? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कहां, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन अधिक कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। उसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जैसे आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी से बहुत कम होती है।
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, देखो यहां पे दो तीन बात आप समझ लो। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में 5 और 6 और 7 का भी डिफरेंस है तो उसका एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत कम है, जिसके चलते अगर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में जब तक बड़ा अंतर नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी में, उसके कंसंट्रेशन में जब तक कोई बड़ा अंतर नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन का एक्सचेंज यहां नहीं होगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो कुल मिलाकर ये दो फैक्टर हैं जो कि आपको याद रखना है, एक सॉल्युबिलिटी और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी भी गैस में, अगर आप एयर की बात करते हो तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। गॉट इट माय पॉइंट? और एक बात आपको यहां पे याद रखना है कि किसी भी एयर में जो अलग अलग गैसेस पाई जाती है, जो उसके कंटेंट है, उनका इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं तो वो कितना होता है 760 mmHg, बट उसके अंदर बहुत सारी गैसेस है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है आमतौर पर, अगर फ्रेश एयर है तो 95 mmHg। तो याद रखना किसी भी एयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है, अलग अलग गैसेस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का निर्धारण यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया जाता है, वो पार्शियल प्रेशर के बेस पर किया जाता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेशन की कंडीशन में होता है और 40 होता है डीऑक्सीजनेशन की कंडीशन में, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग 95 से 40 के साइड में ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा। चलिए बात करते हैं इस बारे में, और आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और आगे हम इन चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा और क्या हमें बात करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा, तो अभी हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही थोड़े डिफरेंस से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। जबकि ऑक्सीजन के एक्सचेंज का, चूंकि ऑक्सीजन का, तो यहां पर हम थोड़ा सा बात कर लें, ये हमने बात कर लिया, फैक्टर फॉर एक्सचेंज हम बात कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लें किसके बारे में, यहां थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहां पर एक चार्ट है जो एनसीईआरटी के चार्ट को मैंने कॉपी किया है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 159 mmHg। अगर आप लंग्स के एल्वेओलाई में बात करते हो तो ये कितना हो जाता है 104 mmHg। अगर आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करते हो तो ये हो जाता है 40 mmHg, और अगर आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करते हो तो ये 95 to 100, और टिश्यू में कितना होता है 40। इसका मतलब अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्सीजन कहां जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के साइड में जाएगा। इसी तरह से अगर एल्वेओलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्सीजन कहां जाएगा, एल्वेओलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साइड में जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.3, ठीक है। एल्वेओलाई में कितना होता है 40 mmHg, ब्लड में कितना होता है 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 45। इसका मतलब अगर एल्वेओलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वेओलाई के साइड में जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 40 और टिश्यू में कितना होता है 45। इसका मतलब अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साइड में जाएगा। एक और चार्ट हम यहां पे देखने का प्रयास करते हैं। देखो प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन कितना है 95, और इम्प्योर में कितना है 40 mmHg, ठीक है। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो 40 और 46 mmHg। Could you follow my point? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो प्योर में ऑक्सीजन का कितना है 95, इम्प्योर में कितना है
40, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 55। तो अगर ये प्योर और इम्प्योर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड के साइड में होगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो प्योर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 40, इम्प्योर में 45 और 46, डिफरेंस कितना है 56। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इम्प्योर से प्योर के साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। थोड़ा सा बात यहां पे कर लें सॉल्युबिलिटी। अभी हमने बात किया ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to oxygen। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका एक्सचेंज आसानी से होगा, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है तो उसका एक्सचेंज केवल उसी कंडीशन में होगा अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर ले मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज की। देखो ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो ये ऑक्सीजनेटेड है, रेड ये पिंक कलर से जो आप देख रहे हो ये ऑक्सीजनेटेड है, ये लंग्स है। देखो लंग्स में PO2 कितना होता है 104, और पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है, जिसमें PO2 कितना होता है 40। तो सीधे सीधे ऑक्सीजन का फ्लो कहां से होगा, ये एल्वेओलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साइड में, और 55 mmHg के बराबर इसका एक्सचेंज हो जाएगा किसके साइड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साइड में। तो अब जो ब्लड है उसका PO2 कितना हो जाएगा 95 mmHg। अच्छी तरह से इस बात को याद रखना, कितना हो जाएगा, अब ये 95 mmHg हो जाएगा। ठीक है, और अब जब अब ये कहां जाएगा, लंग से बाहर निकलकर पल्मोनरी वेन से कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, और कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा से टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा। तो उस समय टिश्यू में कैसा साइटोप्लाज्म है, डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें PO2 40 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95 है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहां होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के साइड में होगा, और इस एक्सचेंज के बाद ऑक्सीजन जो टिश्यू है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 45 और 46 हो जाएगा, और ब्लड में कितना बाकी रह जाएगा, ये 40 mmHg बाकी रह जाएगा। तो इस तरह से ये सर्किल चलते रहेगा और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहेगा। एक और डायग्राम भी हम देखें, सेम चीज का डायग्राम है, ये लंग्स, ये ब्लड और टिश्यू, यहां नीचे के साइड में PO2 40 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये लंग्स में एंटर करेगा तो 55 mmHg के बराबर ऑक्सीजन इसमें आएगा, और ऑक्सीजन का PO2 अब कितना हो जाएगा 95, और जब ये टिश्यू में एंटर करेगा तो 55 mmHg के बराबर ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाएगा, जिससे ब्लड में PO2 40 रह जाएगा और टिश्यू में 95 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब थोड़ा सा बात करें एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा, ये लंग्स, ये ब्लड और टिश्यू। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 46 है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हार्ट में कहां एंटर करेगा, लंग्स में एंटर करेगा, हार्ट से लंग्स में एंटर करेगा, और उस समय लंग्स में PCO2 कितना है 40। तो बाय द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कितना 6 mmHg के बराबर कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, और ब्लड में कितना रह जाएगा 40 रह जाएगा। मतलब अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर ये ब्लड जब टिश्यू में एंटर करेगा, कहां एंटर करेगा, टिश्यू में एंटर करेगा, उस समय टिश्यू में उसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, और इसमें PCO2 कितना है 46, और ब्लड में इस समय कितना है 40। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होगा, और 6 mmHg के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में ये कितना हो जाएगा 46। तो अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एक और डायग्राम से हम देखें, देखो यहां पर ये हमने लिया, एक और डायग्राम बनाकर हमें इसे देखना चाहिए, एक और डायग्राम बनाकर हम यहां देखेंगे। देखो यहां पर हमने क्या लिया, यहां पर हमने लिया ये CO2 46 mmHg, 46 mmHg हमने यहाँ पर PCO2 लिया है, और देखो ये 46 mmHg से ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होकर कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40, तो 6 mmHg के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंच जाएगा। तो अब ब्लड में कितना रह जाएगा, 40 mmHg रह जाएगा। फिर जब ये टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा उस समय टिश्यू में कैसा है, देखो ये 46 है,
टिश्यू में कैसा है, ये 46 है। तो टिश्यू का 6 mmHg के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंच जाएगा, जिससे ब्लड में कितना हो जाएगा, 46। और अब ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब इसको जरा एक ओरिजिनल डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम बनाकर अगर हम देखें तो देखो, ये एल्वेलर एयर और ये हार्ट, और ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरी से होकर राइट वेंट्रिकल का इंप्योर ब्लड कहां पहुंचेगा, ये एल्वेलाई की बॉल पर पहुंचेगा। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये कहां पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर कैरोटिको सिस्टम एओर्टा से कहां जाएगा, ये जाएगा टिश्यू में, और इसकी ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी, टिश्यू की ऑक्सीजन आ जाएगी, तो फिर ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जो कि सिस्टेमिक वेन से कहां पहुंच जाएगा, ये राइट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। और एक डायग्राम यहाँ पे और देख लें। देखो, जो डिफ्यूजन होना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसे होना है, वो होना है एल्वेलर एपिथेलियम। एल्वेलर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर पहले भी हम लोग जो है देख चुके हैं, एक बार फिर देखें। अगर एल्वेलर एपिथेलियम में एल्वेलाई से हम बाहर के साइड में जाएं, तो सबसे पहले सरफेक्टेंट लेयर मिलेगी, जो नॉन सेलुलर लेयर है। और इसका सीक्रेशन कौन किया है, इसका सीक्रेशन न्यूमोसाइट सेकंड, जो कि एल्वेलर एपिथेलियम की सेल है, उसने किया है। ठीक है, एल्वेलर एपिथेलियम में ज्यादातर जो सेल है वो कौन सा है, न्यूमोसाइट फर्स्ट, जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का काम करती है। उसके बाद फिर ये एल्वेलर एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये ब्लड कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाद एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, जो कि एल्वेलाई की बॉल पर होती है, वो पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से निकलकर यहां जाना है, और ऑक्सीजन को एल्वेलाई से निकलकर कहां जाना है, ब्लड में जाना है। ठीक है, एक और डायग्राम इसका देखें। अगर एनसीईआरटी वाला हम डायग्राम देखें तो ये एल्वेलर एपिथेलियम है। एल्वेलर एपिथेलियम कैसा है, वन सेल थिक एल्वेलर एपिथेलियम, जो कि स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। उसके बाद देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, और उसके बाद ये एंडोथेलियम, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम है। यहां से एल्वेलर कैविटी से ऑक्सीजन कहां जाना है, ब्लड कैपिलरी में जाना है, और ब्लड कैपिलरी का कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाना है, वो एल्वेलर एपिथेलियम में जाना है। अब थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी ने क्या लिखा जरा पढ़ लें। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज made up of 3 major layer, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillary, and the basement substance composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium, and the basement membrane surround the symbol layer cuboidal cell of capillary in between them. ये एनसीईआरटी ने लिखा है। पर एनसीईआरटी ये भी लिखती है, however its total thickness is much less than a millimeter. Therefore, all the factor in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and the carbon dioxide from the tissue to alveoli. ये 3 तरह का लेयर होने के बाद भी जो एल्वेलर एपिथेलियम है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, उसकी थिकनेस 1 मिलीलीटर से कम है। तो ये सारे फैक्टर सपोर्ट करते हैं किस बात को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को सपोर्ट करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। कल हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे डिसीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो फोकस्ड है नीट 2023 और 24 के लिए, इस सीरीज में बायोलॉजी में एक हफ्ते में 4 लेक्चर कुल मिलाकर हम लोग डाल रहे हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग उसका टेस्ट भी करेंगे। और हमारी सीरीज स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस है, इस बात को याद रखना, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस है। निश्चित रूप से इसमें से सारे क्वेश्चन आने ही हैं, और अगर ठीक ढंग से आप फॉलो करेंगे तो आपका 350-360 मार्क्स आउट ऑफ 360 निश्चित रूप से आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।